Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here with the last part of the chapter freedom of expression. Right? Chapter is freedom and the last topic that we are going to discuss today, that is freedom of expression. Till now we have completed 7 parts of the chapter and I hope those parts are clear to all of you. In the last class we have discussed the concept of positive liberty in detail, and I hope positive and negative liberty, difference between both of these, it is completely clear to all of you. So today the topic we are going to discuss, the topic is freedom of expression. So let us start now. One of the issue that is considered to belong to the minimum area of non-interference is the freedom of expression. अब देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था नॉन इंटरफेरेंस. जब आप लोगों ने नेगेटिव कंसेप्शन स्टडी किया था फ्रीडम का, उसमें आप लोगों ने डिटेल में स्टडी किया कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम नॉन इंटरफेरेंस के मिनिमम एरिया को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं ताकि स्टेट उसमें इंटरफेयर कर ही ना पाए. और वो जो मिनिमम एरिया है वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, नॉन इंटरफेरेंस को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप कहां तक खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो जहां तक इंटरफेरेंस नहीं होती है. राइट वो मिनिमम एरिया कहां तक है जहां तक कोई इंटरफेयर नहीं करता, उसी को डिनोट किया जाता है एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. राइट आपने जेम्स मिल का आइडिया पढ़ा था, हम लोगों ने सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग, हार्म प्रिंसिपल्स, वो इन्हीं के आइडिया स्टडी किए थे डिटेल में. J.S. Mill set out good reasons why freedom of expression should not be restricted. अब J.S. Mill इस बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्यों नहीं हमारी फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, स्पेशली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर. देखो इन आवर कंट्री ऑल्सो ना, हमने फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर पूरा स्टडी किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक का, है ना, जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें हमारी प्रेस की फ्रीडम भी इंक्लूड हो जाती है. और अगर हमने उसी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो इट मीन्स वी विल नॉट बी एबल टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, द स्टेट. राइट एंड दिस इज अ गुड केस फॉर डिस्कशन. और यही वो केस है जो एक अच्छा है डिस्कशन के लिए. एट वेरियस टाइम्स दैट हैव बीन डिमांड्स टू बैन बुक्स, प्लेस, फिल्म्स और एकेडमिक आर्टिकल्स इन रिसर्च जर्नल्स. देखो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है तो इसमें आप किस किस चीज को इंक्लूड करते हो, आप अपनी क्रिटिसिज्म करने की पावर, प्रेस की फ्रीडम को, अपने आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस करने की फ्रीडम को इसी के अंदर इंक्लूड करते हो. तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी नई मूवी जब रिलीज होती है, सपोज कोई हिस्टोरिकल मूवी रिलीज होती है, तो उसके ऊपर तो हमेशा ना प्रॉब्लम्स आती हैं. हमेशा लोग क्या बोलेंगे कि नो, डू नॉट शो दिस मूवी, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट है. राइट कई बार ऐसी डिमांड्स आप लोगों ने सुनी होंगी ना. तो कई बार ही डिमांड चलती है बुक को बैन कर देना. हो सकता है उस बुक में किसी गवर्नमेंट के बारे में कुछ लिखा गया हो. और देखो आप लोगों ने हिस्ट्री में जब पढ़ा होगा, तो जब आपने हिटलर को पढ़ा होगा या फिर किसी ऐसे ही डिक्टेटरशिप, मुसोलिनी जैसे डिक्टेटर को पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा कि वो पहले क्या करते थे, अपने अगेंस्ट में जो चीजें पब्लिश हो रही थी उसको कंट्रोल करते थे. क्योंकि कहीं ना कहीं जो आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, वो लोगों को इंस्पायर करता है. आप लोगों ने डिमांड्स को देखा होगा कि बुक्स को बैन कर दिया जाता है, मूवीज को प्ले करने से रोक दिया जाता है, एकेडमिक आर्टिकल्स को पब्लिश होने से रोक दिया जाता है. राइट लेट अस थिंक अबाउट दिस डिमांड टू बैन बुक्स इन द लाइट ऑफ आवर डिस्कशन सो फार विथ हिज फ्रीडम एज द मेकिंग ऑफ चॉइसेस. अब देखो इसलिए अब डिस्कस करें कि जो बुक को बैन करना है वो क्या, कौन सी फ्रीडम है, मेकिंग ऑफ चॉइसेस, वेयर आर डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी. अब यहां पे आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी में. अगर आपने बोला कि आपकी ना जो बुक आपने लिखी वो क्या होनी चाहिए, उसको बैन कर दो, क्या वो पॉजिटिव में काउंट होगा, नेगेटिव में काउंट होगा? मतलब ये एक टाइप से डिसाइड करना दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क, है ना. वेयर वी रिकॉग्नाइज द नीड फॉर जस्टिफिएबल कंस्ट्रेंट्स, but these have to be supported by proper procedure and important moral arguments. जब आप पॉजिटिव की बात करोगे तो पॉजिटिव का मतलब तो जस्टिफिएबल कंस्ट्रेंट्स लगेंगे ना. इट मींस पॉजिटिव में क्या होता है, हम ये नहीं बोलते कि वो रेस्ट्रिक्शंस फ्री है, वो नॉन इंटरफेरेंस पर बेस्ड है. हम क्या बोलते हैं कि जस्टिफिएबल कंस्ट्रेंट्स होते हैं. राइट लेकिन आपको क्या दिखाना पड़ेगा,
आपको दिखाना पड़ेगा प्रॉपर मोरल आर्ग्यूमेंट्स, एक प्रॉपर प्रोसीजर यू विल हैव टू शो कि इस बेसिस पे इस बुक को क्या किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है, इस बेसिस पे इस मूवी को प्ले नहीं किया जाएगा, दैट इज जस्टिफिएबल। मान लिया कोई मूवी है हिस्टोरिकल मूवी, ऑफ कोर्स दैट कैन बी, अगर उसकी वजह से मान लिया ऐसा हो रहा है कि दो कम्युनल ग्रुप्स में, दो रिलीजियस ग्रुप्स में कम्युनल राइट्स होने के चांसेस हैं, तो उसको इस चीज का डिस्क्रिप्शन देके हम स्टॉप कर सकते हैं। मान लिया किसी के ऊपर बायोग्राफी बन रही है, तो आप क्या बना सकते हो, आप अगर उसमें कोई ऐसी केसेस हैं, कोई कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिससे उस पर्सन की लाइफ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, उस चीजों को बैन कर सकते हैं। तो इट मीन्स व्हाट वी विल हैव टू सी, हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारे जो जो चांसेस हैं, जो हमारे केसेस हैं कि क्यों हम उस चीज को बैन कराना चाह रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, आपका जस्टिफिएबल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। समझ आया? अब उसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल वैल्यू एंड फॉर दैट सोसाइटी मस्ट बी विलिंग टू bear some inconvenience to protect it from people who want to restrict it। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट राइट में कंसिडर होता है। क्यों? क्योंकि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं है तो सोसाइटी में रहने का कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसी कंट्री में रहने का इवन कोई बेनिफिट नहीं है जहां आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना है, नहीं मिलती है, राइट? तब देखो फिर क्या है, एंड फॉर दैट सोसाइटी मस्ट बी विलिंग टू बियर, और उसके लिए सोसाइटी को कुछ इनकन्वीनियंस अगर बियर करना पड़े ना, तो उसके लिए भी मतलब कोई असुविधा अगर उसको फेस करनी पड़े तो वो भी होना चाहिए। और वो प्रोटेक्शन किससे होनी चाहिए, उन लोगों से जो इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। मतलब अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हो तो उसमें आपको रेडी होना चाहिए इस चीज के लिए भी कि अगर कुछ इनकन्वीनियंस हो रही है ना हमें, तो हम उस चीज को टॉलरेट कर लें, बजाय कि इसके हम उसको रेस्ट्रिक्ट करें, राइट? अब उसके अलावा रिमेंबर वोल्टेयर स्टेटमेंट, आई डिसअप्रूव टू व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। अब देखो क्या है, मैं उस चीज से डिसअप्रूव करता हूं, आप क्या बोलते हो, मतलब मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, बट आई विल डिफेंड टू डेथ, लेकिन मैं अपनी डेथ तक डिफेंड करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा योर राइट टू से इट, कि आपका राइट है उस चीज को बोलना। मतलब सपोज मैंने कुछ बोला, यू आर नॉट अग्री विद दैट स्टेटमेंट, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं आपकी स्टेटमेंट से अग्री नहीं हूं, आप ये मेरे को बोल सकते हो कि मैं आपकी स्टेटमेंट से अग्री नहीं हूं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के उस राइट को कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं, हम उस राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, उस राइट के लिए डिफेंड करेंगे। समझ आ? हाउ डीपली आर वी कमिटेड टू दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? अब हम कितने कमिटेड हैं इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से, राइट? अब देखो यहां तक आप लोगों को क्या समझ आया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। जब तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम सोसाइटी में कुछ एस्टैब्लिश करना चाहते, इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना चाहते, लोगों को राइट्स देना चाहते, तो वी विल हैव टू डू इट। लेकिन वहां भी आपको क्या फील करना पड़ेगा कि अगर आपकी वर्डिंग्स की वजह से कुछ सोसाइटी में अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते, तो आपको रेडी रहना चाहिए फॉर जस्टिफिएबल कंस्ट्रेंट्स। समझ आ? और इसीलिए आपने वोल्टेयर की स्टेटमेंट पढ़ी कि मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूं, बट इवन देन मैं आपके राइट को कि यस आप उस बात को बोल सकते हो, उस राइट को डिफेंड करूंगा टिल माई डेथ। समझ आ? लेकिन अब ये जो आइडिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, ये कितने डीपली कमिटेड है, अब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब देखो, सम इयर्स अगो दीपा मेहता फिल्म मेकर वांटेड टू मेक अ फिल्म अबाउट द विडोज इन वाराणसी। अब ये कोई फिल्म बनाने वाली लेडीज हैं दीपा मेहता, वो क्या चाह रही थी कि हमारी कंट्री की जो विडोज हैं, स्पेशली वाराणसी की, उनकी लाइफ के ऊपर एक मूवी बने, क्योंकि हमारी कंट्री में फीमेल्स को, स्पेशली विडोज को बहुत इल मैनर से ट्रीट किया जाता था। फिर लेकिन देखो क्या हुआ, इट्स सो टू एक्सप्लोर द प्लाइट ऑफ विडोज, बट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फ्रॉम द सेक्शन ऑफ द पॉलिटी हु फेल्ट दैट इट वुड शो इंडिया इन अ वेरी बैड लाइट। अब देखो वो क्या चाह रही थी, जो इस मूवी को बनाने वाली लेडीज थी, कि हमारी सोसाइटी में एक्चुअल जो कंडीशन है ना फीमेल्स की, विडो फीमेल की, वो सामने आए, वो पता चले कि क्या कैसे हो रही सोसाइटी में चीजें। लेकिन उसको प्रोटेस्ट कर दिया गया उस मूवी को। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि अगर ये मूवी रिलीज हुई, ये मूवी अगर शो की गई लोगों को, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंडिया का बैड इंपैक्ट जाएगा वर्ल्ड में, राइट? हु फेल्ट इट वाज बीइंग मेड टू कैटर टू फॉरेन ऑडियंस। और कुछ लोगों ने मतलब इसीलिए क्या बोला कि फॉरेन ऑडियंस को इसको दिखाने नहीं चाहिए। Who felt it would bring a bad name on the ancient town। कुछ लोगों को लगा कि वाराणसी, क्योंकि देखो वाराणसी एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है,
है ना। तो कुछ लोगों को लगा कि ये तो उस नाम को ही, उस एंशिएंट टाउन के नेम को ही खराब कर देगा, राइट। दे रिफ्यूज टू अलाउ इट टू बी मेड एंड एज अ रिजल्ट इट कुड नॉट बी मेड इन वाराणसी। और इसीलिए लोगों ने जब इतने लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट किया तो वाराणसी में इस मूवी की शूटिंग हो ही नहीं पाई, मतलब उस मूवी को बनाया नहीं गया। इट वॉज सब्सिक्वेंटली मेड एल्सवेयर, और कहीं और बना दिया गया। देखो क्या मतलब, देखो चीजें क्या है कि रेस्ट्रिक्शंस कैसे कैसे लग रही हैं। अब क्या ये रेस्ट्रिक्शंस आपको पॉजिटिव लग रही हैं? हम जब रियलिटी दिखाना चाह रहे हैं तो वी शुड शो इट, एंड इफ वी आर शोइंग द रियलिटी देन वी शुड आल्सो हैव द करेज नॉट टू एक्सेप्ट दैट, है ना। तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक टाइप से क्या हो गया, एक्सप्लॉयटेशन तो हो गया ना। Similarly, the book Ramayana, retold by R.B. Menon, and the Sanatanic verses by Salman Rushdie were banned after protest from some section of the society. और देखो, as I told you, जब ऐसे historical movies बनती, देखो सनातन जो हमारा हिंदू रिलीजन है उससे रिलेटेड, सनातनी रामायण से रिलेटेड जो चीजें हैं, तो इनको भी, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पार्ट शो करती हैं जो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, एंड दैट कैन टेक अ वॉयलेंटिक फॉर्म, and especially those things which are based upon the religion aspect, which are based upon the religious sentiments, वो हमेशा क्या करती हैं, उनमें ऐसी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए क्या किया गया, इन दोनों चीजों को बैन किया गया, राइट। द फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ द चारिस्ट एंड द प्ले मिस्टर नाथुराम बॉल्टे वर ऑल्सो बैन आफ्टर प्रोटेस्ट। और देखो चारिस्ट, ये भी कहीं ना कहीं आपको रिलीजियस कनेक्टेड लग रहा है, और मिस्टर नाथुराम बॉल्टे, इसको भी क्या कर दिया गया, इसको भी बैन कर दिया गया प्रोटेस्ट करने के बाद। तो मतलब ये क्या होती है चीजें कि आप खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो क्यों लग रहे हैं, और क्या उसका कुछ पॉजिटिव रीजन है। अब देखो, बैनिंग इज एन इजी सोल्यूशन फॉर द शॉर्ट टर्म since it meets the immediate demand, but it is very harmful for the long term prospects of freedom in the society, because once one begins to ban then one develop the habit of banning. अब देखो कई बार क्या होता है, अगर आपने एक मूवी, हमारी सोसाइटी में एक मूवी बन गई, रिलीज हो गई, हमने उसको बोल दिया कि ये बैन हो जाएगी भाई, राइट। एक बार बैन हो गई, दूसरी बार लोग उसको बनाने की क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कोशिश कम करेंगे, और अगर एक बार बैन हो गई तो ऑफ कोर्स क्या होगा, उसको बैन करना अगेन एंड अगेन इजी हो जाएगा, मतलब हैबिचुअल हो जाएगा स्टेट उस चीज को करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो टीचर्स गिव पनिशमेंट, है ना, और उस बच्चे को फिर क्या लगना शुरू हो जाता है कि क्या है, पनिशमेंट ही तो मिलेगी, 2 थप्पड़ लगे, 4 थप्पड़ लग जाएंगे, दैट्स इट, नथिंग कैन बी मोर देन दैट। तो बच्चा क्या बन जाता है, हैबिचुअल बन जाता है उस चीज को करने का। इन द सिमिलर मैनर, अगर हम उस चीज को देख रहे हैं, उस प्रोस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी फिर हैबिचुअल बन जाएगी ना, कि वो बार बार बैन करेगी चीजों को, राइट। बट डज दिस मीन दैट वी शुड नेवर बैन? लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि मैं फिर बैन करनी नहीं चाहिए चीजों को, कोई मूवी कैसी भी बने उसको बैन ही मत करो? आफ्टर ऑल वी डू हैव सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स, हमारे पास सेंसरशिप होती है ना, कोई भी मूवी जब बनती है तो पहले उसको ना सेंसर बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है, और सेंसर बोर्ड बेसिकली क्या देखता है, मूवीज को क्रिटिकल वे में एनालाइज करता है कि इस मूवी में कोई ऐसा सीन तो नहीं है जिससे यूथ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, या फिर हमारी सोसाइटी के ऊपर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट जाए। तो सेंसरशिप, पहले सेंसर बोर्ड से मूवी पास होके आती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इतना बैन करना शुरू कर दें कि जिसकी वजह से हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वही खत्म हो जाए, या फिर बैन करना ही बैन कर दें, राइट। तो कौन सा सोल्यूशन हो सकता है? अब देखो, इज इट नॉट सिमिलर और टू बैनिंग वेयर ओनली अ पोर्शन ऑफ अ फिल्म इज बैन एंड नॉट द होल फिल्म? क्या ऐसा सोल्यूशन नहीं हो सकता कि जब हम पूरी मूवी को बैन ना करें बल्कि एक उसके छोटे से पार्ट को बैन कर ले जो क्रिटिकल हो सकता है, राइट। द क्वेश्चन इज ऑफन डिबेटेड, देयरफॉर इज व्हेन शुड वन बैन एंड व्हेन शुड नॉट। मतलब अब क्वेश्चन ये है, अब देखो क्वेश्चन क्या हुआ, क्या पूरी मूवी को बैन कर दो, हमें बैन ही नहीं करना चाहिए, या फिर उस पार्ट को बैन कर दो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। तो अब ऐसे में क्या है कि क्या हमें मूवी को बैन करना चाहिए, फिर बैन ही नहीं करना चाहिए कभी? अब देखो, जस्ट फॉर इंटरेस्ट, इन इंग्लैंड anyone who is employed to work for the royal household is constrained by contracts or constraint from writing about the inner affair of the household. अब देखो, जैसे ब्रिटेन की बात करते हो तो ऑफ कोर्स वहां पे मोनार्की सिस्टम है, तो वहां पे क्या चलता है, उन लोगों को जो एज वर्कर्स हैं वहां पे
हाउस होल्ड वर्क करते हैं तो लोगों को क्या बोला जाता है दैट दे विल नॉट राइट एनीथिंग रिलेटेड टू द इनर अफेयर ऑफ द हाउस होल्ड, राइट। अब देखो, सो इफ सच अ पर्सन went were to leave the employment, they would be unable to give an interview or write an article or author a book about the politics of the royal households. ऐसे में क्या हो सकता है, देखो उस पर्सन को तब तक बैन है ना कि अगर जब तक वो पर्सन एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, वर्क कर रहा है वहां पे। अब सोचो अगर उस पर्सन ने वो जॉब छोड़ दी हाउस होल्ड की, रॉयल फैमिली की, तो अब तो वो क्या कर सकता है, इंटरव्यू दे सकता है ना किसी भी कंपनी को, राइट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी ऑथर को बता सकता है उसके आइडियाज के बारे में, वो अपनी बुक्स में उस चीजों को मेंशन कर सकते हैं, राइट। इज दिस एन अनजस्टिफिएबल कंस्ट्रेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? क्या ये अनजस्टिफिएबल कंस्ट्रेंट है किसी पर्सन की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे? देखो, अब देखो क्या, इफ सच अ पर्सन वर टू लीव द एम्प्लॉयमेंट दे वुड बी अनेबल, मतलब वो अनेबल है, मतलब गवर्नमेंट ने वहां क्या किया हुआ है, सॉरी वो अनेबल है, वो इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, दे आर अनेबल टू डू दैट, और उनको ऐसा बोला जाता है। तो क्या वो चीज एक्सप्रेशन के ऊपर कहीं ना कहीं अनजस्टिफिएबल कंस्ट्रेंट है? देखो, आप इसको जस्टिफिएबल किस वे में कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वो हाउस होल्ड वर्क है, वहां पर पॉलिटिकल थिंग्स नहीं है, बल्कि वहां पे क्या है, उनके हाउस होल्ड की पॉलिटिक्स है, राइट। तो इसी में अगर उनकी हाउस की इनर थिंग्स, इनर डिस्कशन अगर बाहर जाता, दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट, है ना। लेकिन उस पर्सन की वजह से कि वो क्या फील करते, बिकॉज उसका वर्क तो काम करना है, वहां फैमिली में क्या इनर डिस्कशन होते, दैट इज नॉट हिज बिजनेस, दैट इज नॉट हर बिजनेस, राइट। अब देखो, कंस्ट्रेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड दस एग्जिस्ट एंड वी आर सब्जेक्ट टू देम इन डिफरेंट सिचुएशन। इसलिए कंस्ट्रेंट क्या हो सकती है, अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, और हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनके साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। While reflecting on such situation, we need to realize that when constraints are backed by organized social, religious or cultural authority or by the might of the state, they restrict our freedom in ways that are difficult to fight against. अब देखो, जब आप रिफ्लेक्ट करते हो ना ऐसी सिचुएशंस को, तो आपको रियलाइज करना चाहिए कि जब जो कंस्ट्रेंट्स है ना, उनको कौन लगा रहा है, कोई सोशल ग्रुप लगा रहा है, रिलीजियस ग्रुप लगा रहा है, कल्चरल ग्रुप लगा रहा है, या फिर हमारे स्टेट की पावर लगा रही है। वो क्या कर रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारी फ्रीडम को, कैसे, इन वे दैट आर डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट। वो ऐसे वे में आपको प्रोटेक्ट, ऐसे वे में आपको क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसके अगेंस्ट में आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। हमारे स्टेट ने आपको बोल दिया, आर्टिकल 144 लगी है भाई, आप लोग यहाँ पे कंबाइन नहीं हो सकते हो, आप लोग यहाँ पे गैदर नहीं हो सकते हो। अगर आप गैदर हुए तो इट मींस आपके ऊपर क्या किया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो मतलब उस पोजीशन में आपके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उस पोजीशन में आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप उसके अगेंस्ट चाहकर भी नहीं जा सकते हो। समझ आ, गॉट इट। आप देखो, सोशल कंडीशन, जैसे हमारी कंट्री में रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगे हुए थे। अगर आपने हिस्ट्री कभी पढ़ी हो तो हमारी कंट्री में क्या लगा हुआ था कि आप सी को क्रॉस नहीं कर सकते, अगर आपने सी को क्रॉस कर लिया तो आपकी प्योरिटी खत्म हो जाएगी, राइट। और अगर आपने कर लिया तो आपको बहुत सारे यज्ञ, हवन और पता नहीं क्या क्या कराना पड़ेगा। इसलिए हमारी कंट्री के लोग चाहकर भी सी को क्रॉस नहीं करते थे। समझा? तो मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं ना, वो इस मैनर में लगते हैं कि आप चाहो तो भी आप इसको बहुत डिफिकल्ट फाइंड आउट करते हो टू फाइट विद दैट। समझा? However, if we willingly or the sake of pursuing our goals or ambition accept certain restrictions, our freedom is not similarly limited. लेकिन फिर क्या है, अगर आप विलिंगली आप सोचो, कुछ गोल्स को एक्सेप्ट कर लो, मतलब आप कुछ गोल्स के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस को एक्सेप्ट कर लो, तो आप ये नहीं मानोगे कि हमारी फ्रीडम लिमिटेड हो जाएगी। मतलब देखो, कुछ चीजें पॉजिटिव भी होती है ना, राइट, तो आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप डिमांड करते हो राइट्स की, तो आपके साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी ऐड करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा, यू आर नॉट हैविंग जस्ट राइट्स ओनली, यू आर हैविंग सम ड्यूटीज एज वेल। और वो ड्यूटीज क्या है, वो ड्यूटीज आपके फ्रीडम के ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं। समझ आया? अब देखो, इन एनी केस इफ वी आर नॉट coerced into accepting the conditions, then we cannot claim that our freedom has been curtailed. लेकिन अगर आप इन चीजों को, इनको भी एक्सेप्ट नहीं करें ना, कुछ पॉजिटिव चीजों को भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप बोल ही नहीं सकते कि हमारी फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा है।
समझ आया? तो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग ऑल्सो, दैट इज द पॉजिटिव। समझ आया? उसके अलावा वी बिगिन बाय सेइंग दैट फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। आपने चैप्टर में यही पढ़ा था स्टार्टिंग में कि फ्रीडम का मतलब एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन अब क्या समझ आया? वी हैव नाउ कम टू रियलाइज दैट फ्रीडम एम्बडीज आवर कैपेसिटी ऑफ आवर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस। लेकिन अब आप लोगों को क्या समझा कि फ्रीडम का मतलब हमारी कैपेसिटी है, हम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क कर सकें, एबिलिटी के अकॉर्डिंग चॉइसेस को बना सकें, है ना, उनको यूज करें, अपने कैलिबर को, कैपेसिटी को, कैपेसिटीज को, कैलिबर को, पोटेंशियल को, ताकि हम चॉइसेस बनाएं, राइट? एंड व्हेन वी मेक चॉइसेस वी हैव आल्सो टू एक्सेप्ट रिस्पांसिबिलिटी फॉर आवर एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप फिर चॉइस बनाओगे तो आप कुछ वर्क भी करोगे और उस वर्क के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। समझा? अगर आपने चॉइस ले ली, आपने चॉइस चूज कर लिया अपना टारगेट कि आपको यूपीएससी में जाना है, राइट? तो आपने ह्यूमैनिटीज ले ली आफ्टर बीइंग अ गुड स्टूडेंट, तो फिर उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे? अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दैट यू विल रीड इट प्रॉपरली, यू विल नॉट कंसीडर कि ह्यूमैनिटीज ऐसे ही पास हो जाएंगे, यू विल स्टडी इट प्रॉपरली। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे? विल यू बी एबल टू गेट योर चॉइस प्रोफाइल, राइट? और विल यू नॉट बी एबल टू डू दैट? तो आपको दोनों के दोनों कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस आपके एक्शंस का रिजल्ट है, राइट? It is for this reason that most advocates of the liberty and freedom maintain that children must be placed in the care of parents. इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिव की बात करते हैं ना, पॉजिटिव लिबर्टी की, वो क्या बात करते हैं कि बच्चों को पेरेंट्स की केयर में होना चाहिए। Our capacity to make the right choices to assess is our reasoned manner available options and shoulder the responsibility of our actions। मतलब वही है कि आप चॉइसेस बनाओ, बट चॉइसेस क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन उस ऑप्शन में से आप जो चूज कर रहे हो, यू विल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट? हैव टू बी बिल्ड थ्रू द एजुकेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ जजमेंट just as much as it needs to be nurtured by limiting the authority of the state and the society। लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन के थ्रू कुछ जजमेंट बनानी पड़ेंगी, राइट? क्योंकि आपको फुली नर्चर करने के लिए, फुली डेवलप करने के लिए जरूरी है स्टेट के ऊपर, स्टेट के अथॉरिटी के ऊपर, सोसाइटी के अथॉरिटी के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाना, कुछ लिमिट्स लगाना। समझ आया? मतलब हमेशा क्या फील करना है? हमेशा ये नहीं फील करना कि नॉन इंटरफेरेंस इज द फ्रीडम, राइट? बल्कि फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करो जो पॉजिटिव है, अगर भले ही वो आपकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, राइट? आप लोगों ने सुना होगा, लोग बोलते कि वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं जिनमें माली नहीं होते। क्यों? क्योंकि माली क्या कर रहे हैं? बार बार उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए आपको भी क्या करना पड़ेगा? इसलिए आपको भी, अगर आप सोसाइटी में चाह रहे हो दैट यस सोसाइटी शुड बी डेवलप्ड प्रॉपर्ली, तो हमें उन चीजों को फील करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं हमारे ऊपर, देन ऑल्सो वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट। हम हमेशा इस बात पर नहीं बोलेंगे कि हमें तो नॉन इंटरफेरेंस चाहिए। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फ्रीडम। आई थिंक नाउ द चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब एक कंटेक्स्ट बचा हुआ है, क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जॉन स्टुअर्ट मिल के रिगार्डिंग। अब देखो, जेएस मिल आ पॉलिटिकल थिंकर एंड एन एक्टिविस्ट इन द 19th सेंचुरी, ब्रिटेन से बिलोंग करने वाली पर्सनालिटी हैं, राइट? ऑफर्ड आ पैशनेट डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो बहुत डिफेंड करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, डिफेंस करते थे, किसको? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। और जिसमें वो किसको इंक्लूड करते थे? इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड डिस्कशन, कि आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करो, डिस्कस करो लोगों के साथ अपने आइडियाज। और ये आइडियाज उनके कहां मिलते हैं? इन हिज बुक ऑन लिबर्टी ही ऑफर्ड 4 रीजंस व्हाई देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इवन फॉर दोज हु एम्पोज आइडियाज दैट अपीयर फॉल्स और मिसलीडिंग टुडे। अब देखो, वो इस राइट को, राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, वो इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास कुछ रीजंस हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों होना चाहिए। बल्कि कुछ ऐसे लोग भी, अब देखो, अब एक्सप्रेशन का राइट अगर आपके पास है तो जरूरी नहीं कि हर कोई अच्छा ही बोलेगा, हो सकता है वो कुछ गलत भी बोल सकता है। बट इवन देन जेएस मिल बोलते हैं कि ऑल दो इट कैन हैपन, कि कुछ लोग फॉल्स स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, कुछ लोग मिसलीड कर सकते हैं सोसाइटी को, बट फिर भी आपको क्या करना है? आपको उन लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, राइट? अब देखो, रीजन समझो क्यों आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना है, उसको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना।
अब देखो फर्स्ट क्या है, नो आइडिया इज कंप्लीटली फॉल्स, व्हाट अपीयर्स टू अस एज फॉल्स हैज एन एलिमेंट ऑफ ट्रुथ. इफ वी बैन फॉल्स आइडियाज वी विल लॉस द एलिमेंट ऑफ ट्रुथ दैट दे कंटेन. क्योंकि देखो चाहे कोई भी आइडिया है वो कंप्लीटली फॉल्स कभी नहीं हो सकता. हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ नेगेटिव चीजें होती है, बट नेगेटिव में भी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी होती है ना. तो कोई भी आइडिया कंप्लीटली फॉल्स नहीं है. और अगर हम ये बोले कि नहीं ये आइडिया तो ना फॉल्स है, तो उसके अंदर अगर हमने उसको बैन कर दिया, मान लिया हमने उसको एक्सप्रेशन के लिए राइट नहीं दिया, तो क्या होगा, वो जो फॉल्स आइडिया है उसके अंदर जो ट्रुथ का एलिमेंट है ना, हम उसको गवा देंगे, हम उसको खो देते हैं. इसलिए हमें पहले एटलीस्ट सुनना चाहिए कि सामने वाला बोल क्या रहा है, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आइडिया इंक्लूड होता है. समझ आया? सेकंड, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रुथ डज नॉट अमर्स बाय इटसेल्फ, इट इज ओनली थ्रू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिंग व्यूज दैट ट्रुथ अमर्स. Ideas that seem wrong today may have been very valuable in the emergence of what we consider right kind of ideas. अब देखो सच्चाई का मतलब क्या होता है, ट्रुथ का मतलब क्या होता है. मैंने आपको हीगल का आइडिया बताया था, डायलेक्टिक मेथड है ना, थीसिस, एंटीथीसिस, राइट, और फिर सिंथेसिस. कोई आइडिया आया वो हो गया आपका थीसिस, उसके ऑपोजिट में किसी ने कोई आइडिया दिया वो हो गया आपका एंटीथीसिस, और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंक्लूजन निकल के वो होता है आपका सिंथेसिस. इन द सिमिलर मैनर जेस मिल क्या बोलते हैं कि सच्चाई कभी भी अलोन नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है, कन्फ्लिक्ट का रिजल्ट होता है, एक ट्रुथ का फॉल्स का, और फिर कंक्लूजन जो निकलता है ना उसका रिजल्ट है दैट इज ट्रुथ, राइट. इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन सारे आइडियाज को सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो आइडियाज आज आपको गलत लग रहे हैं ना, हो सकता है फ्यूचर में इंपॉर्टेंट हो जाए. जब शुरू में किसी ने, जो राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने जब शुरुआत में सोचा होगा प्लेन बनाने की, तो आइडिया हमेशा गलत लगे ना, लेकिन आज देखो हम कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट गेन कर चुके हैं. तो इस चीज को सोचिए कि आज आपको चीजें गलत लग रही हैं, डू नॉट अंडर एस्टिमेट दैट. उसको सुनो, उसको समझो, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है आपके लिए. समझ आया? थर्ड क्या है, दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया इज वैल्यूएबल नॉट जस्ट इन द पास्ट बट इज कंटिन्यूइंग वैल्यू फॉर ऑल टाइम्स. Truth always runs the risk of being reduced or an unthinking glitch. It is only when we expose it to opposing view that we can be sure that this idea is trustworthy. और फिर क्या है, अब अगर आइडिया है ना, तो अब देखो क्या है, conflict of idea is valuable. और जब आइडियाज में conflict होगा ना, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास्ट में भी वो इंपॉर्टेंट था और आज भी वो इंपॉर्टेंट है. समझा? इसलिए कई बार क्या होता है, कई बार हम उस चीज को छोड़ देते हैं, बट फिर भी क्या है कि जब देखो आप, अगर मान लिया आपने कोई आइडिया दिया, उसके अगेंस्ट में कुछ आइडिया आया, फिर आप क्या करोगे, अपनी बात को डिफेंड करने के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स रखोगे, और उसके बाद पे आप उस चीज के बाद आप डिस्कस करोगे, डिसाइड करोगे कि क्या आपका डिसीजन ट्रस्टवर्दी है या नहीं. दैट मींस व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू लिसन एवरी आइडिया, और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है. समझ आया? सिर्फ ये सोच के कि ये तो झूठी बात है, ये तो आइडिया पॉसिबल हो ही नहीं सकता, हो सकता है वो आज पॉसिबल ना हो लेकिन वो फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है, राइट. और फाइनली वी कैन नॉट बी श्योर दैट व्हाट वी कंसीडर ट्रू इज एक्चुअली ट्रू. और ये भी तो हो सकता है ना, जो आपके अकॉर्डिंग सच है वो सच हो ही ना, हो सकता है कुछ और ही सच हो. Very often ideas that were considered false at one point by the entire society and therefore suppressed turn out to be true later. And a society that completely suppresses all ideas that are not acceptable today runs the danger of losing the benefits of what might turn out to be very valuable knowledge. और आपको पहले समझना पड़ेगा कि सच्चाई एक्चुअल में है क्या, क्योंकि हो सकता है आप गलत हो, राइट. इसलिए अगर हम सोसाइटी, और फिर हम क्या करें, अगर सोसाइटी ये बोल के कि नहीं ये आइडिया तो गलत है, ये आइडिया तो गलत है. अब देखो जैसे मान लिया जब अनटचेबल्स ने कभी तो अपने अगेंस्ट में आवाज उठाई होगी ना, और जो पीपल खुद को सो कॉल्ड अपर कास्ट मानते थे, उन्होंने बोला होगा नहीं उनको रिप्रेस कर दो, उनको रिप्रेस कर दो, सप्रेस कर दो, क्योंकि आइडिया सही नहीं है, राइट. लेकिन अगर वो सप्रेस होते रहते और अगर वो आज जिस पोजीशन में है, अगर हमने उनको उस पोजीशन में नहीं आने दिया होता, तो क्या होता, बहुत सारी चीजें सोसाइटी में हैपन ही नहीं हो पाती जो पॉजिटिव है. तो क्योंकि हमें क्या करना है, हमें किसी के आइडियाज को सप्रेस नहीं करना, क्योंकि अगर जैसे ही आपने आइडियाज को सप्रेस किया तो हो सकता है आप किसी बहुत वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट आइडियाज को भी लूज कर रहे हो. समझ आया? इसीलिए बाय कैलकुलेटिंग
all these points you will have to give the freedom of expression first, ताकि आप ये जज करो कि क्या इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप डिस्कशन से कुछ और वैल्यूएबल चीज को फाइंड आउट कर सको, राइट? और इसके अलावा आपको क्या है, हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आज गलत लग रही है, फ्यूचर में सही भी हो सकती हैं। और क्या सही है और क्या गलत है, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्कशन। जब तक वो डिस्कशन आप लोग नहीं करते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या एक्चुअल में सही है, राइट? इफ यू वांट टू गेट इंपॉर्टेंट एंड एडिक्वेट एंड एप्रोप्रिएट नॉलेज, देन वी विल हैव टू गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू एवरीवन, और इसको सप्रेस नहीं करना है। समझ आया? दिस वॉज द आइडिया ऑफ J.S. Mill regarding freedom of expression. This was the whole chapter. Chapter was quite interesting, and I hope whole of the chapter is completely clear to all of you. Now I think every single word is clear. But if you are having doubts and queries, feel free to ask your doubts in comment section. We will meet in next video with the NCERT solution of the same chapter. Till then, keep learning and stay connected. But if you are able to understand the chapter, please press the like button and subscribe the channel as well. We will meet in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.